हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ गौरव शर्मा। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। इससे पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की मैंने 2 वीडियो अपलोड की है, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये एच बेथ ने 1929 में दी थी। ये थ्योरी एच बेथ ने 1929 में दी थी। इससे पहले एक थ्योरी आई थी जिसको हम वीबीटी के नाम से जानते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नाम से जानते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाई। फॉर एग्जांपल, ये नहीं बता पाए कि कौन कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन होगा, कौन कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन होगा, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स कब लो स्पिन हो जाएगा। इसके बारे में वीबीटी ने कोई बात नहीं की कि कोई कॉम्प्लेक्स कब हाई स्पिन होगा या फिर कब वो लो स्पिन होगा। दूसरी बात, वीबीटी ने लाइगेंड के बारे में कोई बात नहीं की कि लाइगेंड का नेचर कैसा है, लाइगेंड वीक फील्ड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड है। इसके बारे में वीबीटी कोई बात नहीं करती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड या फिर वीक फील्ड के बारे में वीबीटी कोई बात नहीं करती है। अगर हम थर्ड की बात करें तो ये किसी कॉम्प्लेक्स के कलर को डिफाइन नहीं कर पाई कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स हैं वो कलर शो क्यों करते हैं, इसके बारे में भी ये नहीं बता पाई। और ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में भी कोई बात नहीं करती है। तो वीबीटी के कुछ फेलियर थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। एक तो ये कॉम्प्लेक्स को ये नहीं बता पाती कि हाई स्पिन है लो स्पिन है। लाइगेंड के बारे में नहीं बताती है कि कब वो वीक फील्ड रहेगा, कौन लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा। कलर के बारे में ये कोई डिस्कस नहीं करती है। और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में भी ये कोई डिस्कशन नहीं करती है। कुछ और टॉपिक भी है, जैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ऑन मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में भी ये कोई बात नहीं करती। तो इसके बाद जो थ्योरी आई उस थ्योरी का नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज गिवन बाय एच बेथ इन 1929। जनरली जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, सीएफटी है, ये एप्लीकेबल होती है आयनिक क्रिस्टल के ऊपर। जनरली ये थ्योरी किसके ऊपर एप्लीकेबल है? आयनिक क्रिस्टल के ऊपर ये थ्योरी एप्लीकेबल है, इसलिए इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहा जाता है। चलिए अब इसे कुछ पोस्टुलेट देख लेते हैं कि इसके क्या क्या पोस्टुलेट हैं। तो चलिए डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू सीएफटी, सीएफटी क्या बोलता है? सीएफटी का पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है कि जो आयनिक लाइगेंड होंगे, जो आयनिक लाइगेंड होंगे, आयनिक लाइगेंड बोले तो जैसे फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cn नेगेटिव, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? आयनिक लाइगेंड बोल रहे हैं। इनको हम नेगेटिवली इनको हम नेगेटिवली नेगेटिव पॉइंट चार्ज बोलते हैं। इनको हम बोलते हैं नेगेटिव पॉइंट चार्ज। इनको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव पॉइंट चार्ज बोलेंगे, या फिर सिंपली हम इसको पॉइंट चार्ज भी बोल सकते हैं। सिंपली हम इसको पॉइंट चार्ज भी बोल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सीएफटी जो आयनिक लाइगेंड होते हैं वे नेगेटिव पॉइंट चार्ज होते हैं या फिर वो सिंपली पॉइंट चार्ज होते हैं। इन्होंने बोला कि जो न्यूट्रल लाइगेंड है, अकॉर्डिंग टू सीएफटी जो न्यूट्रल लाइगेंड है, फॉर एग्जांपल H2O, NH3, पिरिडीन, इन सबको इन्होंने बोला कि दीज आर पॉइंट डाइपोल। दीज आर डाइपोल पॉइंट डाइपोल। तो जो सीएफटी है, जो न्यूट्रल लाइगेंड होती है उसको क्या बोलती है? पॉइंट डाइपोल बोलता है। और जो आयनिक लाइगेंड होते हैं उनको ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज बोलता है, या फिर सिंपली पॉइंट चार्ज को ये बोलता है। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल वाटर की बात कर लेते हैं। वाटर को स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरह से पोल बनेंगे। दिस इज पॉजिटिव पोल, दिस इज पॉजिटिव पोल, ये भी पॉजिटिव पोल है। और यहाँ पे क्या रहेगा? एक नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए न्यूट्रल लाइगेंड को सीएफटी बोलता है कि ये पॉइंट डाइपोल होंगे। जो इसका नेगेटिव चार्ज है, ये जो इसका जो नेगेटिव पार्ट है, ये मेटल की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये मेटल की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो न्यूट्रल लाइगेंड है वो क्या है? पॉइंट डाइपोल है अकॉर्डिंग टू
CFT। चलिए इसका पॉइंट नंबर सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड क्या बोलता है CFT? CFT बोलता है कि जो मेटल मेटल और लाइगेंड के बीच का बॉन्ड है, मेटल और लाइगेंड के बीच का जो बॉन्ड है, मेटल लाइगेंड बॉन्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। जो मेटल और कार्बन के भी मेटल और लाइगेंड के बीच का बॉन्ड है वो कैसा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। वो कैसा रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, या फिर हम बोल सकते हैं दिस इज आयनिक इन नेचर। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं? दिस इज आयनिक इन नेचर, आयनिक इन नेचर। तो अकॉर्डिंग टू CFT, मेटल और लाइगेंड के बीच का जो बॉन्ड है वो 100% आयनिक होता है, 100% आयनिक होता है, और 0% वो कोवलेंट होता है अकॉर्डिंग टू CFT। तो CFT के हमने दो पॉइंट देख लिए हैं। पहला पॉइंट बोलता है जो आयनिक लाइगेंड होंगे उनको हम नेगेटिव पॉइंट चार्ज बोलेंगे, और जो न्यूट्रल लाइगेंड होंगे उनको हम पॉइंट डाइपोल बोलेंगे। सेकंड इसमें बोलता है कि जो मेटल लाइगेंड के बीच का बॉन्ड है वो 100% इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, या फिर बोल सकते हैं आयनिक होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि मेटल और लाइगेंड के बीच का जो बॉन्ड है वो 100% आयनिक होगा और 0% वो कोवलेंट रहेगा। चलिए थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट बोलता है कि जो मेटल के पास 5d ऑर्बिटल होते हैं, मेटल के पास जो 5d ऑर्बिटल होते हैं, 5d ऑर्बिटल होते हैं, दीज आर डीजनरेट। मेटल के पास 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, दीज आर डीजनरेट। डीजनरेट बोले तो जिनकी एनर्जी सेम होती है, दीज आर डीजनरेट इन नेचर, डीजनरेट इन नेचर। तो जो आपके मेटल होंगे उसके पास 5d ऑर्बिटल होंगे जो डीजनरेट होंगे। डीजनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी, जिनकी एनर्जी क्या होगी? सेम होती है, जिनकी एनर्जी सेम होती है। चलिए जब एक मेटल कॉम्प्लेक्स बनने लगता है, जब एक मेटल कॉम्प्लेक्स बनने लगता है, जब एक मेटल कॉम्प्लेक्स बनने लगता है, बोले तो जब कोई लाइगेंड मेटल की तरफ बॉन्डिंग करता है, जब कोई लाइगेंड मेटल के साथ बॉन्डिंग करता है, तब ये जो 5d ऑर्बिटल होते हैं, 5d ऑर्बिटल जो होते हैं वो डीजनरेट नहीं रहते। 5d ऑर्बिटल तब क्या हो जाएंगे? नॉन डीजनरेट हो जाएंगे। नॉन डीजनरेट का मतलब जिनकी एनर्जी सेम नहीं होगी, जिनकी एनर्जी सेम नहीं होगी। ठीक है, तो जब तक मेटल फ्री स्टेट में रहेगा, जब तक मेटल आयन हमारा फ्री स्टेट में रहेगा, फ्री स्टेट में जब तक मेटल रहेगा, तब उसके जो 5d ऑर्बिटल्स हैं वो क्या रहेंगे? डीजनरेट रहेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं उनकी एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। लेकिन जैसे ही मेटल के साथ लाइगेंड बॉन्डिंग करने लगेंगे तो जो आपके 5d ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी डीजनरेट नहीं रहेगी, और हम बोल सकते हैं उनकी सिमिलर एनर्जी या फिर सेम एनर्जी नहीं रहेगी। तो ये इसका थर्ड पोस्टुलेट हो गया, जिसमें हमें पता लगा कि यहाँ पे जो एनर्जी है मेटल के डी ऑर्बिटल की वो डीजनरेट रहेगी जब तक उसके पास कोई लाइगेंड नहीं आएंगे, और जब लाइगेंड आने लगेंगे तो उनकी एनर्जी सेम नहीं रहेगी। इसका रीज़न ये होता है कि जैसे ही मेटल के पास कोई लाइगेंड आने लगता है तो लाइगेंड के जो लोन पेयर होते हैं, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मेटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में रिपल्शन होना स्टार्ट होने लगता है, जिसकी वजह से मेटल के जो 5d ऑर्बिटल होते हैं वो डीजनरेट नहीं रहते। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। तो देखिए हमारे पास टोटल जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो 6 होते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी
जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास टोटल 6 डी ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके अंदर 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें से जो डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, ये जो लोब्स होते हैं ये बिटवीन दी एक्सिस होते हैं। दीज आर बिटवीन दी एक्सिस। ये कहाँ होंगे? बिटवीन दी एक्सिस होंगे, एक्सिस के बीच में लाई करेंगे। और जो आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारे क्या रहेंगे? अलोंग द एक्सिस रहेंगे। दीज आर ऑन द अलोंग द एक्सिस। तो जो 6 ऑर्बिटल हैं उनमें से 3 ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस रहेंगे और 3 ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस रहेंगे। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद अगर हम देखें इन लास्ट वाले 2 ऑर्बिटल की हम बात कर लेते हैं, डी जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए इनका अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं, इनका हम लीनियर कॉम्बिनेशन कर देते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन करने से क्या होता है कि जो आपका डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे टी डी 2 जेड स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों ऐड हो जाएंगे। और साथ में क्या होगा? माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। तो अब इसको जो हम लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमको ये देखने को मिलेगा, अब इसमें क्या रहेगा कि यहाँ पे जो जेड स्क्वायर वाला ऑर्बिटल है या फिर जेड एक्सिस पे जो ऑर्बिटल है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो गया है? डबल हो गया है। इसका ये क्या हो गया है? डबल हो गया है। जिससे क्या रहेगा? जिससे क्या रहेगा कि इसका अगर हम ऑर्बिटल बनाएंगे, इसका जब लोब्स बनाएंगे तो जेड एक्सिस पे ये डबल रहेगा, बिकॉज इट इज़ डबल। और जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ये कुछ छोटा छोटा कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमको दिखाई देगा ये दिस इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव 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 और नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि जब इनको ऐड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 2 जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गए, जो कि दोनों नेगेटिव में है तो हमने नेगेटिव में दिखाया। और जेड स्क्वायर 2 जेड स्क्वायर किस में है? पॉजिटिव में है, तो हमने इसको पॉजिटिव में दिखा दिया है। चलिए आगे इसको डिस्कस कर लेते हैं। सभी जो हमारे डी ऑर्बिटल है सभी की शेप को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डी एक्स वाई को। डी एक्स वाई को डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो शेप होता है कुछ इस तरह से रहेगा। मैंने आपको बताया डी एक्स वाई कहाँ है? हमारा बिटवीन द एक्सिस है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये दिखाई देगा। दिस इज डी एक्स वाई। ये कैसा ऑर्बिटल है हमारा? डी एक्स वाई। यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है और यहाँ पे ये वाई एक्सिस है। और ये पॉजिटिव लोब है, ये नेगेटिव लोब है, यहाँ पे ये नेगेटिव लोब है और ये सॉरी दिस इज नेगेटिव लोब, दिस इज नेगेटिव लोब एंड दिस इज पॉजिटिव लोब। तो इस तरह से ये डी एक्स वाई का ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें डी वाई जेड की, तो डी वाई जेड को देख लेते हैं। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, और यहाँ पे जो लोब्स रहेंगी बिटवीन द एक्सिस रहेंगी कुछ इस तरह से, बिटवीन द एक्सिस रहेंगी। इसमें फिर से सेम ऐसे ही प्लस प्लस नेगेटिव नेगेटिव। दिस इज डी वाई जेड। अब देख लेते हैं डी जेड एक्स को। डी जेड एक्स को देख लेते हैं। तो ये हमारा है जेड एक्सिस, ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये इसमें क्या रहेंगे? बिटवीन द एक्सिस ही रहेंगे कुछ इस तरह से। दिस इज पॉजिटिव लोब नेगेटिव एंड नेगेटिव। तो एक इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया हमारा डी जेड एक्स का स्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। बात कर लेते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मैंने बताया कहाँ होंगे? अलोंग द
एक्सिस होंगे, ये होंगे हमारे अलोंग द एक्सिस होंगे। तो अलोंग द एक्सिस को हम बना लेते हैं। ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे है, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन के आएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। वाई क्योंकि हमारा नेगेटिव में है तो नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर आ गया हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। अब जो लास्ट वाला है जो मैंने आपको पीछे डिस्कस किया उसको एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास दो तरह के ऑर्बिटल थे, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, और एक हमारे पास डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था। जब इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन किया गया तो हमारे पास क्या आया, डी टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो जेड एक्सिस पे जेड वाला है वो डबल हो गया है, और जो हमारे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है वो नेगेटिव में है और वो माइनस हो रहे हैं। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, दीज आर माइनस माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अगर हम इसको कॉम्बाइन फॉर्म में देखें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, पॉजिटिव पॉजिटिव। और यहाँ पे इसको हम रिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपको ऑर्बिटल्स दिखाई दे रहे हैं इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिंग से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिंग क्या है यहाँ पे, ये हमें बताता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बारे में, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर के बारे में ये हमें बताता है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। दीज आर द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। तो टोटल हमारे पास टोटल कितने होते हैं, हमारे पास 6 ऑर्बिटल होते हैं, 6 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें से 3 बिटवीन द एक्सिस होते हैं और 3 अलोंग द एक्सिस होते हैं। जो लास्ट वाले 2 ऑर्बिटल होते हैं जो अलोंग द एक्सिस है उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जब हम देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है, और लास्ट में जो कॉम्बाइन स्ट्रक्चर आता है वो कुछ इस तरह से आता है, जिसमें मिडिल में एक रिंग देखने को मिलती है, इसको हम रिंग शेप भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज रिंग शेप। जब ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है तो ये दोनों मिलकर हमें डी जेड स्क्वायर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डी जेड स्क्वायर। तो इस ऑर्बिटल का नाम हो जाएगा डी जेड स्क्वायर। चलिए अब इसको बाइंड अप कर लेते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये कहाँ रहेंगे हमारे बिटवीन दी एक्सिस, ये हमें कहाँ मिलेंगे, बिटवीन दी एक्सिस, ये हमें बिटवीन दी एक्सिस मिलेंगे। जो हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये हमें कहाँ मिलेंगे, अलोंग द एक्सिस मिलेंगे। दीज आर अलोंग द एक्सिस, ये हमें अलोंग द एक्सिस मिलेंगे। तो हमारे पास टोटल 5 तरह के डी ऑर्बिटल हो गए हैं। टोटल हमारे पास डी ऑर्बिटल 5 तरह के हो गए हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये जो तीनों ऑर्बिटल हैं दीज आर बिटवीन द एक्सिस, दीज आर बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस, एंड these two are along the axis, along the axis, ये along the axis है, वो between the axis रहेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आया हो। अब आगे बात कर लेते हैं कि जो ऑल डी ऑर्बिटल हैं, जितने भी ये डी ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर जीरेड इन नेचर, ऑर्बिटल्स आर, ऑल डी ऑर्बिटल्स आर जीरेड, दीज आर जीरेड इन नेचर। जीरेड का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर इन्वर्जन सेंटर होता है। जीरेड का मतलब रहेगा जिसके अंदर इन्वर्जन सेंटर होता है, इनके अंदर इन्वर्जन सेंटर होता है, इन्वर्जन सेंटर। तो जिस भी मॉलिक्यूल कंपाउंड ऑर्बिटल के अंदर इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, जीरेड बोलेंगे। दिस इज जीरेड। या फिर हम बोल सकते हैं इसके अंदर
सेंटर ऑफ सिमेट्री रहेगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री। इसको हम पीछे से समझ भी सकते हैं। अगर हम इसको देखें, जैसे हम इधर से इधर जाएंगे या फिर इधर से इधर जाएंगे तो हमें सेम साइन देखने को मिल रहे हैं, इधर से इधर जाने पर भी सेम साइन देखने को मिल रहा है। अगर इस तरह के सेम साइन हमें देखने को मिलेंगे तब हम बोलेंगे कि ये क्या है, दिस इज जीरेड इन नेचर। अगर हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है वो डिफरेंट फेस में प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट फेस में प्रेजेंट हो, जो लोब्स होते हैं ऑर्बिटल के उसके डिफरेंट फेस में अगर वो प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलेंगे दीज आर जीरेड। ये क्या रहेंगे हमारे, जीरेड इन नेचर। तो डी ऑर्बिटल हमेशा क्या रहेगा, जीरेड रहेगा। डी ऑर्बिटल हमेशा क्या रहेगा, जीरेड रहेगा। जितने 5 के 5 ऑर्बिटल होंगे वो सब क्या रहेंगे, जीरेड रहेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और टॉपिक का नाम है क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन octahedral complex, in octahedral complex। octahedral complex में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हम देखेंगे कि किस तरह से स्प्लिटिंग होती है। तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए मैंने आपको बताया कि जो फ्री मेटल है, फ्री मेटल है या फिर फ्री मेटल आयन है, उसके जो 5 ऑर्बिटल हैं, 5 जो ऑर्बिटल हैं, दीज आर डीजनरेट। ये भी क्या है, डीजनरेट है। डीजनरेट का मतलब ये है कि 5 ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो सेम है, एनर्जी उनकी सेम है, उनकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह से होगा जिसमें एक मेटल होगी, 6 लाइगेंड लगे होंगे और कुछ इसके ऊपर यहाँ पे चार्ज रहेगा। तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जब ये लाइगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करते हैं तो मैंने आपको बताया जो मेटल के इलेक्ट्रॉन हैं, मेटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं और जो लाइगेंड के लोन पेयर है, जो लाइगेंड के लोन पेयर हैं उनके बीच में क्या होना स्टार्ट हो जाता है, रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान लेते हैं मेटल है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है और ये कोई लाइगेंड है, इसके पास लोन पेयर है। जैसे लाइगेंड मेटल की तरफ आता है तो इनके बीच में क्या स्टार्ट हो जाता है, रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाता है। रिपल्शन होने की वजह से जो 5d ऑर्बिटल होते हैं वो डीजनरेट नहीं रह पाते। 5 जो d ऑर्बिटल है वो डीजनरेट वो नहीं हो पाते और वो क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया जैसे ही लाइगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करता है तो ये जो हमारे डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये डीजनरेट नहीं रहते हैं और ये स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आई होप ये इतना आपको समझ में आया होगा। अगर लाइगेंड मेटल से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, अगर हमारे लाइगेंड मेटल से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तब रिपल्शन मिनिमम होती है, तब रिपल्शन मिनिमम होती है और डीजनरेट जो मेटल के ऑर्बिटल्स होते हैं वो डीजनरेट रहते हैं। लेकिन जैसे ही लाइगेंड मूव करेंगे टुवर्ड द मेटल केटायन तो वहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन फोर्स बढ़ जाएगी और अगर रिपल्शन फोर्स बढ़ रही है तो जो मेटल के डी ऑर्बिटल है वो स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए देखते हैं मेटल के डी ऑर्बिटल किस तरह से स्प्लिट होते हैं। तो जो मेटल के पास 5d ऑर्बिटल है उसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। चलिए देख लीजिए, इस साइड हम डायग्राम बना रहे हैं, दिस इज एनर्जी, दिस इज एनर्जी। यहाँ पे कोई मेटल है, कोई मेटल है जिसके पास 5d ऑर्बिटल है, ये मेटल है जिसके पास 5d ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने 5 ऑर्बिटल बना दिए हैं। स्टार्टिंग में ये 5 के 5 ऑर्बिटल क्या रहे, डी जनरेट रहे। स्टार्टिंग में ये 5 ऑर्बिटल कैसे हैं, डी जनरेट है। डी जनरेट बोले तो इनकी एनर्जी क्या है, इक्वल है या सेम है। डी जनरेट है, इनकी एनर्जी क्या है, सेम है। चलिए इसके बाद यहाँ पे जब लाइगेंड इसकी तरफ अप्रोच करने लगते हैं तो इसकी एनर्जी थोड़ा सा बढ़ जाती है,
इनकी एनर्जी थोड़ा बढ़ जाती है और ये 5 ऑर्बिटल थोड़ा एक्साइटेड स्टेट की तरफ चले जाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है, ये डी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, और इनको हम बोलेंगे दीज आर इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल क्रिस्टल स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। कुछ इस तरह से ये ऊपर चले गए। चलिए, ये हमारे डी एक्स वाई है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इस तरह से ये थोड़ा सा एनर्जी को इंक्रीज कर जाते हैं और इनकी एनर्जी थोड़ा बढ़ जाती है। चलिए लास्ट देखते हैं अब क्या होगा। यहाँ पे अब जो हमारे ये 5 ऑर्बिटल हैं ये स्प्लिट हो जाएंगे 2 सेट में इस तरह से। एक सेट नीचे की तरफ चला जाएगा और दूसरा सेट ऊपर की तरफ चला जाएगा। 2 सेट में स्प्लिट हो जाती है, एक सेट ऊपर की तरफ चला जाएगा, एक सेट नीचे की तरफ चला जाएगा। जो नीचे वाला सेट है इसको हम बोलते हैं T2G, जो ऊपर वाला सेट है इसको बोलते हैं EG। टी का मतलब होता है ट्रिपली डीजनरेट, टी बोले तो ट्रिपली डीजनरेट, ट्रिपली डीजनरेट। ए का मतलब होता है डबली डीजनरेट, ए का मतलब होता है डबली डीजेनरेट। ठीक है, तो जो टी का मतलब है वो ट्रिपली डीजनरेट होता है, ए का मतलब डबली डीजनरेट होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो 3 ऑर्बिटल आपको ये दिखाई दे रहे हैं, दीज आर डीजनरेट इन नेचर। ये कैसे हैं, डीजनरेट इन नेचर, या फिर हम बोल सकते हैं इन तीनों की एनर्जी क्या है, सेम है। इसी तरह से ईजी में भी आपको 2 ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं, दीज आर डबली डीजनरेट, बोले तो 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी सेम है। चलिए, यहाँ से इस तरह का एक सेंटर हमें देखने को मिलता है जिसको हम बैरी सेंटर बोलते हैं, जिसको हम बैरी सेंटर बोलते हैं, बैरी सेंटर, दिस इज कॉल्ड बैरी सेंटर। यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, दिस इज माइनस 0.4 डाउनलोड, 0.4 डाउनलोड और 4 डी क्यू, -4 DQ। ऊपर जो एनर्जी का डिफरेंस है वो रहेगा प्लस में 0.6 डेल्टा नोट और +6 DQ। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो कंप्लीट एनर्जी का गैप है उसको हम बोलते हैं दिस इज 10 DQ, दिस इज 10 DQ और डेल नोट, और डेल नोट। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो हमारे 5 D ऑर्बिटल हैं वो कुछ इस तरह से स्प्लिट हो गए हैं कि जिसमें 2 सेट हमें देखने को मिलते हैं, T2G एंड EG। T2G में हमारे पास 3 ऑर्बिटल है और EG में हमारे 2 ऑर्बिटल है। अब देख लेते हैं T2G में वो कौन कौन सी ऑर्बिटल है। तो T2G में DXY होगा, DYZ होगा, DXZ होगा। जो ऑर्बिटल ऊपर है दीज आर DX² माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ²। अब इसको थोड़ा सा और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ये जो डी ऑर्बिटल आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं, दीज आर स्टेबलाइज, ये क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। इनकी एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है, तो ये इनकी स्टेबिलिटी थोड़ा बढ़ गई है। जो आपके DX² और DX² माइनस वाई स्क्वायर और DZ² है, इनकी स्टेबिलिटी थोड़ा कम हो गई है, या फिर हम बोल सकते हैं इनकी एनर्जी थोड़ा बढ़ गई है, इसलिए ये स्टेबल, इनकी जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ा कम हो जाती है। इसका रीज़न ये होता है कि जो आपके लोब्स होते हैं, ऑर्बिटल के जो लोब्स होते हैं, ऑर्बिटल के जो लोब्स होते हैं, अगर वे अलोंग द एक्सिस है, अगर वे अलोंग द एक्सिस है, अलोंग द एक्सिस वाले ग्रेटर रिपल्शन फेस करते हैं। जो अलोंग द एक्सिस आपके ऑर्बिटल होंगे वे ग्रेटर रिपल्शन को फेस करते हैं। अगर वो ग्रेटर रिपल्शन को फेस करेंगे तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो ऑर्बिटल बिटवीन दी एक्सिस है, बिटवीन दी एक्सिस, जो ऑर्बिटल आपके
बिटवीन दी एक्सिस होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि लाइगेंड उस साइड से अप्रोच नहीं कर पाते हैं। तो जो बिटवीन द एक्सिस होंगे उनकी एनर्जी कम रहेगी, जो अलोंग द एक्सिस रहेंगे उनकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अलोंग द एक्सिस कौन कौन है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, दीज आर अलोंग द एक्सिस, दीज आर अलोंग द एक्सिस, ये एक्सिस के तरफ है। और जो आपके डी एक्स वाई, डी वाई जेड है, डी एक्स जेड है, दीज आर बिटवीन द एक्सिस, दीज आर बिटवीन द एक्सिस, ये एक्सिस के बिटवीन में। जो अलोंग द एक्सिस होते हैं वो ग्रेटर रिपल्शन को फेस करते हैं, ग्रेटर रिपल्शन को फेस करेंगे। ये हम बोल सकते हैं ये हाई एनर्जी के हो जाएंगे, दीज आर ऑफ हाई एनर्जी। अगर हम बात करें बिटवीन द एक्सिस, तो यहाँ पे मिनिमम रिपल्शन होगी, मिनिमम रिपल्शन, एंड ये क्या हो जाएंगे, हमारे लोअर एनर्जी के हो जाएंगे। चलिए इसको बाइंड अप कर लेते हैं। तो हमने देखा कि जो 5 डीजनरेट ऑर्बिटल हैं वो कुछ इस तरह से स्प्लिट हो जाते हैं कि जहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा है वहाँ पे एनर्जी भी ज़्यादा होगी और वो ऊपर की तरफ आएंगे। जो बिटवीन द एक्सिस है वो यहाँ पे आ जाएंगे नीचे की तरफ, क्योंकि वो स्टेबिलिटी को गेन कर रहे हैं। तो नीचे हमारे कौन कौन से ऑर्बिटल आए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स स्क्वायर जेड एक्स, और ऊपर कौन कौन आए हमारे, डी एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। यहाँ से हमने एक बैरी सेंटर बनाया, नीचे से यहाँ तक की जो एनर्जी है वो माइनस के 0.4 डेल नोट है और प्लस 0.6 डेल नोट है यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी। माइनस साइन जो आपका ये लगा है ये बताता है कि ये स्टेबिलिटी को गेन कर रहा है, स्टेबिलिटी को गेन कर रहा है या फिर एनर्जी इसकी डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव साइन में क्या बताएगा कि जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है या फिर ये स्टेबिलिटी को गेन कर रहा है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड वाले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कुछ इस तरह से स्प्लिट हो जाते हैं दो सेट में। एक सेट हमारा T2G होता है, एक सेट हमारा EG होता है। T2G सेट में हमारे पास 3 ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे और EG सेट में हमारे पास 2 ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया T4 ट्रिपल डीजेनरेट, A4 डबल डीजेनरेट और G4 जी रेड, G4 जी रेड। मैंने आपको पीछे बताया डी ऑर्बिटल सारे क्या रहेंगे, जी रेड रहेंगे, इसलिए हम यहाँ पे जी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये नीचे वाला सेट हो जाएगा हमारा T2G, ऊपर वाला सेट हो जाएगा EG। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग फॉर टेट्राहेड्रल, फॉर टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसको देख लीजिए, इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। इसमें क्या रहेगा, जो आपके 5 डी जनरेट ऑर्बिटल हैं, 5 जो आपके डी जनरेट ऑर्बिटल हैं कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये जो आपके 5 ऑर्बिटल हैं ऑक्टाहेड्रल में ये कुछ इस तरह से स्प्लिट हुए कि जो ऊपर थे वो हमारे आगे डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नीचे कौन कौन आए हमारे, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। इस सेट को हमने बोला T2G, इस सेट को बोला EG। यहाँ से एक बैरी सेंटर था, यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी थी वो माइनस के 0.4 डेल नोट थी या फिर माइनस के 4 DQ है। यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है वो 0.6 डेल नोट प्लस में
या फिर 6 DQ होती है। और यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी का गैप है वो मैंने आपको बताया कि वो 10 DQ रहेगा। तो आपको क्या रहेगा 10 DQ या फिर डेल नोट। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, डेल नोट बोले तो 10 DQ। यहाँ पे डेल क्या बताता है, स्प्लिटिंग, और ओ बताता है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेल नोट होगा वो 10 DQ के इक्वल होगा। अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल में रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने पे क्या रहेगा, देखिए आप, ये जो 3 ऑर्बिटल हैं बिटवीन द एक्सिस, ये ग्रेटर रिपल्शन फेस करते हैं और ऊपर चले जाते हैं, और जो अलोंग द एक्सिस हैं वो लेस रिपल्शन फेस करते हैं और नीचे आ जाते हैं। तो dx² - y² नीचे आ जाएगा, dz² नीचे आ जाएगा, dxz, dyz और dxy ऊपर चले जाएंगे। और देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस आएगा। ये बैरी सेंटर ऐसे ही रहेगा, दिस इज बैरी सेंटर। यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी होगी वो इस बार माइनस में 0.6 डेल नोट या फिर -6 DQ हो जाएगी। अगर हम ऊपर की एनर्जी की बात करें तो जो ऊपर की एनर्जी है वो हमारी क्या हो जाएगी, प्लस में 0.4 DQ या फिर 4 DQ हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, जस्ट रिवर्स है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमें स्प्लिटिंग देखने को मिल रही थी, ये इसका रिवर्स है। तो ये स्प्लिटिंग हो गई हमारी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बीच में। इसके लिए एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स होता है और टेट्राहेड्रल वाले, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे, इसके लिए यूज़ करेंगे E, एंड इसके लिए यूज़ करेंगे T2। यहाँ पे हम जी का यूज़ ये नहीं करेंगे, जी का यूज़ हम नहीं करेंगे, बिकॉज जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके अंदर कोई सिमिट्री नहीं होती और वो जी रेड नहीं होते। तो ध्यान रखेंगे टेट्राहेड्रल में हम जी का यूज़ ये नहीं करेंगे। हमने यहाँ देखा ऑक्टाहेड्रल में हमने जी का यूज़ किया, लेकिन हमने टेट्राहेड्रल में जी का यूज़ नहीं किया है क्योंकि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रखते हैं, इसलिए वो जीरेड नहीं होते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल नोट में कौन कौन से फैक्टर है जो डेल नोट की स्प्लिटिंग को अफेक्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।